हेलो फ्रेंड्स, मैं सरन पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेस 2.0 में। आज हम कुछ कार्बोहाइड्रेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में या इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। चलो बिना देरी किए हुए करते हैं उनकी शुरुआत। वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए हुए और लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू। तो बढ़ते हैं आगे। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अपन कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है, मतलब फैक्ट है ये। यह शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं जिससे शरीर ठीक से काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट स्वस्थ आहार का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्या है? स्वस्थ आहार का एक अनिवार्य हिस्सा है। हमारे शरीर को सबसे पहले ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा से मिलती है, इसलिए इसे ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत भी कहते हैं। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट शर्करा चुकंदर व गन्ना में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? चुकंदर में और गन्ना में पाई जाती है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। मतलब इसमें जैसे कि दिया हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब इसमें कार्बन का एक अणु होगा, हाइड्रोजन का 2 अणु होगा और ऑक्सीजन का भी 1 अणु होगा। ये सब मिलकर कार्बनिक पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, है ना। इसके अणु में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या से दोगुनी होती है। ठीक है, अगर कार्बन और ऑक्सीजन की संख्या एक होगी तो हाइड्रोजन की संख्या दोगुनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर हेतु ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। ये ऑक्सीकरण के पश्चात शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीकरण के पश्चात शरीर में क्या करते हैं? ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से 17 किलो जूल अथवा 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। क्या होती है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। 17 किलो ऑक्सीकरण 17 किलो जूल और 4.2 किलो कैलोरी निकलती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से, है ना। एक कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक हैं। ये तीनों के बिना नहीं बन सकते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बिना ये अधूरे हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे भोजन की कुल ऊर्जा में से लगभग 50 से 75%, है ना, ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से आती है। हमारे शरीर को सबसे अधिक आवश्यक होता है 50 से 75% मतलब ऊर्जा जो है हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो अपन ने अभी यहाँ तक देख लिया, हाँ कार्बोहाइड्रेट तक देख लिया। अब कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है मोनोसैकेराइड, है ना। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका पहला प्रकार है मोनोसैकेराइड, एक होता है डाइसैकेराइड, है ना। इस प्रकार से एक प्रकार होता है, 3 प्रकार के होते हैं ये। तो अपना ही फर्स्ट है मोनोसैकेराइड। इनका आधारभूत सूत्र CH2O का होल स्क्वायर N होता है, या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसे कि CnH2nOn, है ना। बात तो ये कॉमन ले लिया, यहाँ पर N होता है। ग्लूकोज सबसे अधिक महत्वपूर्ण मोनोसैकेराइड है। सबसे अधिक मतलब महत्वपूर्ण जो है से उसमें मोनोसैकेराइड में तो सबसे महत्वपूर्ण है वो ग्लूकोज है, सबसे महत्वपूर्ण। यह फलों में मुख्य रूप से अंगूर तथा शहद में मिलता है। ठीक है ना, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर रहता है और अंगूर और शहद में मिलता है, बना हुआ है यहाँ पर स्ट्रक्चर मिलता है। यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। ये मतलब ये तुरंत ऊर्जा उत्पन्न करता है शरीर में। जैसे प्रोटीन वगैरह होती है तो इस कम मात्रा में लिए जाते हैं, है ना, तो ये थोड़ी टाइम लगाते हैं जो है ऊर्जा प्रदान करने में। लेकिन उन जो हाइड्रोजन होते हैं, सॉरी कार्बन होते हैं, वो तुरंत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना,
कुछ मोनोसैकेराइड के उदाहरण निम्नलिखित हैं। ट्रायल ग्लिसरैल्डिहाइड, और दूसरा है टेट्रोस एरीथ्रोस, ठीक है, और तीसरा है पेंटोस राइबोस, और हेक्सोस ग्लूकोज फ्रक्टोज एवं गैलेक्टोज, ये जो होते हैं। अब है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज अन्य सैकेराइड की तुलना में बहुत धीरे धीरे शरीर में अन्य कोशिकाओं द्वारा प्रचुषित होता है, अन्य कोशिकाओं द्वारा प्रदूषित होता है। यह शरीर में पहुंचते ही तुरंत ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। आपको बता दें कि जो फ्रक्टोज होता है सबसे अधिक फलों में पाया जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये सबसे अधिक पाया जाता है मीठे फलों में, है ना, सबसे अधिक फलों में पाया जाता है। पूछता है कि भी फलों में पाए जाने वाली शर्करा कौन सी है, तो कौन सी, फ्रक्टोज, ठीक है ना। डाइसैकेराइड सेकंड वाला है जो है वह डाइसैकेराइड। यह मोनोसैकेराइड के दो अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये जो है मोनोसैकेराइड के जो मतलब वहाँ पर एक रहता है, यहाँ पर जो है दो रहते हैं, दो अणु रहते हैं, दो अणुओं से मिलकर बने होते हैं। और एक है और डाइसैकेराइड का, इनका आधारभूत सूत्र C12H22O11 होता है ना, ये इसका आधारभूत सूत्र है। लैक्टोज डाइसैकेराइड का ही एक प्रकार है लैक्टोज। यह शुद्ध दूध में पाई जाती है तथा ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज अणुओं के संयुक्त होने से बनती है। ये शुद्ध दूध में पाई जाती है, सबसे पहली बात तो यही है, ठीक है। और गैलेक्टोज और ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बनती है, ये अकेले नहीं बन सकती है, इन दो के मिश्रण से ही बनती है। यह कम मीठी होती है तथा पौधों में पाई जाती है, मतलब मीठी कम होती है लैक्टोज। दूध में भी मतलब कम मिठास होती है ना, मतलब दूध में जो मिठास होती है उसी के कारण होती है। पॉलीसैकेराइड्स ये अनेक मोनोसैकेराइड अणुओं के मिलने से बनते हैं, अनेक मोनोसैकेराइड अणुओं के मिलने से बनते हैं। ये जल में अघुलनशील होते हैं, है ना, ये जल में अघुलनशील होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट का ही तीसरा प्रकार है ना। तो जल में अघुलनशील होती मतलब ये जल में घुलते नहीं आसानी से। ये पौधों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, पौधों में मुख्य रूप से जो है पाए जाते हैं, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये विघटित भी हो जाते हैं ग्लूकोज में। इस प्रकार से ऊर्जा उत्पन्न के लिए संग्रहित ईंधन का कार्य करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से उत्पन्न होने के लिए संग्रहित ऊर्जा का कार्य करते हैं, ईंधन का कार्य करते हैं। पॉलीसैकेराइड में है आवश्यकता पड़ने पर जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाते हैं। इस प्रकार ये ऊर्जा उत्पादन के लिए संग्रहित ईंधन का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, ऊर्जा उत्पादन के लिए संग्रहित ईंधन का कार्य करते हैं, मतलब एकत्रित की हुई ईंधन का। पॉलीसैकेराइड के जो उदाहरण देखिए, मांड या स्टार्च, मांड और स्टार्च, है ना। यह सभी प्रकार के अनाजों, बहुत सी सब्जियों, विशेषकर आलू, शकरकंद, ये शकरकंद ये होता है शकला इत्यादि में मिलता है, ये बना भी हुआ है, इत्यादि में मिलता है। अब मांड क्या है, ये मांड जो है ये आपने देखा होगा, ये चावल का जो होता है, अपन चावल को पहले उबाल लेते हैं, मतलब उसको अच्छे से निकाल लेते हैं, तो चावल के बन जाने के बाद जो उसमें पानी रहता है वही उसका मांड कहलाता है, मांड सॉरी वही कहलाता है। और इसका नेक्स्ट सेकंड उदाहरण है, मतलब प्रकार ही है ग्लाइकोजन। यह जंतु के शरीर में संचित अवस्था में रहता है, क्या रहता है, जंतु के शरीर में संचित अवस्था में रहता है तथा आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग भी होता है। आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग होता है, मतलब ये ज़्यादा विशेष उपयोग में नहीं होता है, आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग होता है। पॉलीसैकेराइड के उदाहरण देखो, तीसरा नंबर का है सेलुलोस। वनस्पति कोशिकाओं की कोशिका भित्ति इसी की बनी होती है, इसलिए यह वनस्पतियों में मिलता है, इसी की बनी होती है जो है वनस्पति कोशिकाओं की
कोशिका कहेगी सेल्यूलोज की। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि ये सेल्यूलोज की जो वनस्पति कोशिकाओं की कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है। ऑप्शन में आएगा सेल्यूलोज, ठीक है। इसलिए ये वनस्पति में मिलता है। यह जल में आघूर्णनशील होता है। पॉलीसेकेराइड के उदाहरण में 4 नंबर का है काइटिन। यह कुछ आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। क्या करता है? जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। यह जल में आघूर्णनशील होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक मात्रा लेने से पाचन तंत्र संबंधी रोग हो जाते हैं। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भी मतलब खतरनाक होते हैं। काइटिन कुछ हो गया, सॉरी डबल वाला गया है। कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक मात्रा लेने से बच्चों एवं वयस्कों में मोटापा हो जाता है। भैया ये तो मेन कारण है, मतलब मोटापा का कारण ही होता है ये, मतलब कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये फैट बढ़ाता है। इससे फैट जो है आपका बढ़ता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। मोटापा होता ही इससे, फैट से होता है और फैट बढ़ता है कार्बोहाइड्रेट से, है ना। मुख्य स्रोत आलू, फल में केला, आम, अनाज में मतलब चावल, गेहूँ, मक्का, शर्करा में शहद, गन्ना, चुकंदर, जैम, है ना। और यह रोटी, दूध आदि। जैम होता है ना जेली वाला, चॉकलेट आदि नहीं, ठीक है, वही जैम है। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कारण ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है। ऑक्सीकरण के द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है। शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करता है। शरीर में जो भोजन संचय की तरह कार्य करता है, क्या? कार्बोहाइड्रेट भोजन को संचय करने की तरह कार्य करता है। विटामिन का निर्माण करता है। विटामिन का मतलब कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो अपने शरीर में भी उत्पन्न हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से। कुछ अपन जो बाहर से लेते हैं उनकी बात अलग ही है, मतलब बहुत असरदायक होते हैं, लेकिन कुछ विटामिन अपने शरीर में भी उत्पन्न होते हैं। न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करता है, ठीक है। जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। तो अपना ये रहा अभी तक का सारे अपने टॉपिक देख लिए, कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखा है। अब हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के लिए कोई अच्छा सा मतलब वीडियो बनाएंगे तो उसको शेयर करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने पूरा वीडियो देखा अपना टाइम निकाल कर, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। अगर आपको पसंद आया हो तो कर देना, अगर ना पसंद आया हो तो भी कर देना, क्योंकि यार पहला वीडियो है, जैसे ही मैंने कोशिश की है आपको बताने की, थोड़ी बहुत गलती होगी भी गई हो कहीं पर तो छोटा भाई समझकर, है ना, माफ़ कर देना उसको। और कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ और अच्छे से अच्छा एक आपको माध्यम दे पाऊँ पढ़ाई करने का, है ना। कॉन्सेप्ट रहे मतलब क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मतलब इसकी प्रकार की मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। और गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, ठीक है। थैंक यू।